नमस्कार भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे शोका क्लासेज में। पहले तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने पहली जो क्लास हमने पढ़ी थी, उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और आज ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की जो कमी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में रह गई थी, अल्फ्रेड वेगनर जी ने जो दिया था, तो उन कमियों को दूर किसने किया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने किया था। तो आज हम इसी थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत दिया था किसने भाई? हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। दिया किसने था भाई? ये हैरी हेस ने इसको दिया था। लेकिन इसको जो एक्सप्लेन किया, इसकी जो व्याख्या की थी, एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? मॉर्गन थे भाई। कौन थे? मॉर्गन जी ने क्या किया था? इसको एक्सप्लेन किया था। हैरी हेस ने सिद्धांत को दिया था और इसकी व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। जो प्लेट वर्ड है, जो प्लेट शब्द है, वो दिया था जेटी विल्सन ने। किसने दिया था भाई? जेटी विल्सन ने क्या दिया था? प्लेट शब्द दिया था। अब इस सिद्धांत के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इस सिद्धांत के अंदर हमें पढ़ना है कि जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट कैसे करती है, उनकी गति कैसे होती है। कि प्लेटें जो है वो मूवमेंट कैसे करती हैं, उनके अंदर गति कैसे होती है, किस प्रकार से प्लेटें हैं जो गति करती हैं। इस सिद्धांत के अंदर हमें इसी बात को समझना है कि जो कमियां महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने छोड़ दी थी, उन कमियों को दूर किसने किया है? इसी सिद्धांत ने किया। और इस सिद्धांत के अंदर है क्या कि प्लेटें गति कैसे करती हैं, प्लेटों के अंदर गति कैसे होती है। इन्हीं बातों को हमने क्या करना है, इस सिद्धांत के अंदर हमें समझना है। प्लेटें जो है, प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? प्लेटें होती हैं भाई दो प्रकार की। जो प्लेटें हैं, प्लेटों के टाइप्स कितने हैं भाई? 2 टाइप्स हैं। 2 प्रकार की प्लेटें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है महाद्वीपीय प्लेट और एक है महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट और सेकंड है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो बनी हुई किसकी भाई? ग्रेनाइट चट्टानों की। किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। इनकी जो मोटाई है वो है 30 से 35 किलोमीटर। इनकी मोटाई कितनी है? इनकी मोटाई कितनी है? 30 से 35 किलोमीटर इनकी क्या है? मोटाई है। जो महासागरीय प्लेटें हैं वो बनी हुई किसकी? बेसाल्ट चट्टानों की। इनकी जो मोटाई है वो है 8 से 10 किलोमीटर। मोटाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। और इनकी कितनी है? 30 से 35 किलोमीटर। इनका जो घनत्व है वो घनत्व कम है और उनका घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, अगर घनत्व, अगर डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा है तो मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब कि इनका वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इनका वेट ज्यादा, तो इनका वेट क्या होगा? इनका वेट क्या है भाई? इनका वेट कम है। वेट कम है, घनत्व कम, उनका वेट ज्यादा है, घनत्व भी क्या है? ज्यादा है। तो ये प्लेटें क्या होंगी? हल्की होंगी। और ये प्लेटें क्या होंगी? भारी होंगी। तो ये प्लेटें तैरेंगी और ये प्लेटें क्या होंगी? डूब जाएंगी। तो कितनी प्लेटें? 2 प्लेटें। एक महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी है? महासागरीय प्लेट है। वो बनी है बेसाल्ट चट्टानों की। उनकी मोटाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर है। घनत्व ज्यादा है तो वेट भी क्या है? उनका ज्यादा है। ये ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। 30 से 35 किलोमीटर इनकी मोटाई है। इनका घनत्व कम है और वेट भी क्या है? कम है। अब जो प्लेटें हैं वो गति कितने प्रकार से करती है? ये प्लेटें हमने देखी 2 प्रकार की है। प्लेटें शब्द किसने दिया था? विल्सन ने दिया था। प्लेटें जो गति करती हैं वो 3 प्रकार से करती हैं। कितने प्रकार से करती हैं? 3 प्रकार की गति होती है। किसके अंदर? प्लेटों के अंदर। पहले प्रकार की कौन सी है? एक होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट, अभिसारी जिसको बोलते हैं हिंदी में। सेकंड है भाई डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसारी गति। और तीसरी है ट्रांसवर्स। ठीक है। अब होगा क्या, जो कन्वर्जेंट मूवमेंट है
यहां पर प्लेटें क्या होंगी, दो आपस में टकराएंगी। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है भाई। दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो वहां पर कौन सी गति होगी, अपसारी होगी। जहां पर प्लेटें दूर हटेंगी एक दूसरे से, पीछे जब हटती हैं, अब एक प्लेट ये पीछे हट गई और दूसरी प्लेट इससे ये पीछे हट गई, ये क्या होगी, ये अपसारी होगी। और ट्रांसवर्स क्या होगा कि एक प्लेट ऊपर की तरफ मूव करेगी और एक प्लेट क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। या तो प्लेटें टकराएंगी, टकराना क्या है, अभिसारी है। प्लेटें दूर हटेंगी, दूर हटना क्या है, अपसारी है। और ऊपर नीचे होना क्या है, ट्रांसवर्स है। ऊपर नीचे होना क्या है भाई, ट्रांसवर्स है। जहां पर प्लेटें क्या होती हैं, या तो ऊपर होंगी या फिर नीचे करेंगे, मूव करेंगे। तो जो कन्वर्जेंट है या फिर जो अपसारी जो गति है प्लेटों की, वो कितने प्लेटें कितनी हैं, दो प्लेटें हैं। अब या तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें क्या होंगी, आपस में टकराएंगी या दूर हटेंगी। अब महाद्वीपीय प्लेट क्या करेगी, पहला जो मूवमेंट होगा यहां से क्या होगा कि महाद्वीपीय प्लेट से क्या होगी, टकराएगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी, महाद्वीपीय प्लेट किससे टकराएगी, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी। दूसरी यहां पर क्या होगा कि महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराएगी। या फिर तीसरा क्या होगा कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी। ये तीन प्रकार की गति होंगी इनके अंदर कि या तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, जो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है और एक ये है, या तो ये आपस में टकराएंगी दोनों की दोनों। एक ये महासागरीय प्लेट है, ये दूसरी महासागरीय प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराएंगी। एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराएंगी। तो तीन प्रकार की मूवमेंट होगी इनमें। और इन्हीं से क्या होगा, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा भाई। कि जो विभिन्न जो आपको स्थलाकृति दिखाई देती, कहां पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कहीं पर दर्रे हैं, कहीं पर ट्रेंच बनी हुई महासागरों के अंदर, कहीं पर गुयोट बने हुए हैं। तो सारे के सारे जो स्थलाकृति जो, तो अब हमें भाई इनको समझना है कि महाद्वीपीय प्लेट कैसे टकराएगी, महासागरीय प्लेटें कैसे टकराएंगी और महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट आपस में कैसे टकराएंगे और किस प्रकार की आकृति बनेगी इनको टकराने से। तो आज हम इसी को समझेंगे, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स, अभी सारी गति जो प्लेटों की होती है। यहां पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट कैसे टकराएंगे। अब मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई प्लेस है और ये कोई दूसरा प्लेस है, ये कोई बी प्लेस है और ये कोई ए प्लेस है। अब ये इसके ऊपर जो है और इसके नीचे जो है और इसके ऊपर और इसके नीचे, अब इसके ऊपर क्या, ये स्थल का भाग है भाई। कहीं पे प्लांट लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, यहीं पे कोई इंसान भी, हम सभी रहते हैं। और नीचे क्या है, इसके नीचे ए प्लेट है और इसके नीचे बी प्लेट है। मतलब कि ए कोई स्थान है और ये कोई बी स्थान है और इसके नीचे की प्लेट ए है और इसके नीचे की प्लेट क्या है, बी है। अब इनके नीचे जो है, आप समझते होंगे कि आपने पढ़ा होगा, मैग्मा नामक शब्द आप सभी ने सुना होगा। ये नीचे क्या है, ये मैग्मा भरा हुआ है। अब बात यह है कि सर ये मैग्मा कैसे बना। मैग्मा के अंदर एक गति भी होती है जिसको आप संवहनीय धारा बोलते हो, संवहनीय धारा फिर कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं। सारा का सारा खेल उसी का है। ये रेड कलर से जो डॉट डॉट्स पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये मैग्मा है। यहां से एक वर्ड आपके लिए नया आया है, वो है मैग्मा। कि मैग्मा क्या है, पहले मैग्मा को समझते हैं, उसके बाद मैग्मा में जो गति होगी उस गति को समझाऊंगा, संवहनीय धारा जिसको कहते हैं। मैग्मा क्या है भाई, जो अर्थ, इस प्रकार से हम अर्थ की संरचना को पढ़ते हैं, जो भूपट्टी का जो नीचे का जो भाग है जिसको मेंटल बोलते हैं, तो मेंटल के अंदर क्या भरा है, मैग्मा भरा, और वहीं पे उस चैम्बर को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। अब ये मैग्मा बना कैसे, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे क्या पाए जाते हैं, रेडियो सहक्रिय तत्व पाए जाते हैं भाई। रेडियो सहक्रिय तत्व जिसको आप बोलते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिसको आप बोलते हो। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, स्पेशल इनकी सीरीज होती है, लैंथेनोइड, एक्टेनोइड, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं।
अब इन तत्वों की एक विशेषता, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपने अंदर से हीट रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं भाई? अपने अंदर से हीट छोड़ते, लगातार ऊष्मा को छोड़ते रहते हैं। जब ज्यादा मात्रा में हीट को रिलीज करेंगे अपने अंदर से, तो आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होने लगता है? आराम आराम से इंक्रीज होने लगता है। तो अर्थ के नीचे का, सरफेस के नीचे का जो तापमान है वो क्या होने लगता है? आराम आराम से टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर जो भी पदार्थ यहां पे पाए जाते हैं, जो चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं, वो सारी की सारी तरल अवस्था में आ जाती है। सारी की सारी क्या हो जाती है? जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर के ज्यादा होने से जो सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। और यहां का तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है भाई। तो मैग्मा चैम्बर का जो तापमान है वो कितना चला जाता है? 1900 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। आपको पता है कि जल 100 डिग्री पे उबलता है और वहां का तापमान कितना है? 1900 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तापमान के ऊपर कोई भी तत्व ऐसा रहता ही नहीं जो सॉलिड अवस्था में रहे, जो ठोस अवस्था में रह पाए। तो इसलिए यहां पर जो है, जो ये जो एरिया है, जो अर्थ क्रस्ट के जो नीचे का जो एरिया, जो मेंटल जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे क्या है? वो सारा का सारा तरल अवस्था में है। और तरल है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई? मैग्मा बोलते हैं। अब इस मैग्मा के अंदर गति पाई जाती है और उस गति को क्या बोलते हैं? संवहनीय धारा बोलते हैं। संवहनीय धारा, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या? ध्यान से समझना। अब मान लीजिए ये क्या है? नीचे की तरफ क्या है? ये टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर लगातार ज्यादा हो रहा है। अब नीचे से टेम्परेचर लगातार ज्यादा होता जा रहा है। और जब टेम्परेचर नीचे से ज्यादा होगा भाई, तो आपको पता है कि कोई भी चीज हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहां से जो ये पार्टिकल्स है, अब ये पार्टिकल्स क्या है? ये मैग्मा के पार्टिकल्स, ये एलिमेंट्स हैं कोई भी, ठीक है। अब इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता गया? इनका ज्यादा होता गया। टेम्परेचर के ज्यादा होने से इनकी गति की ऊपर की तरफ, मूवमेंट की हल्के हुए ऊपर की तरफ उठे। अब जैसे ही ऊपर की तरफ उठेंगे तो ऊपर टेम्परेचर थोड़ा कम था, नीचे टेम्परेचर ज्यादा था। तो ऊपर के पदार्थ ये तो हल्के ऊपर आ गए और जो बाहरी है वो नीचे की तरफ जाएंगे। अब ऊपर से क्या होगा? ऐसे करके ये गति रिवर्स हो जाएगी। फिर तो जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाएंगे, जो भारी है वो नीचे आएंगे। हल्के ऊपर जाते रहेंगे और भारी नीचे आते रहेंगे। जिस प्रकार से हम नॉर्मल एग्जांपल आप समझ सकते हो कि हम घर के अंदर क्या करते हैं? चाय बनाते हैं भाई। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय का जो ये बर्तन रखा हुआ, पतीला रखा हुआ है, इस पतीले के अंदर हमने जल को भर दिया। अब जैसे नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो जल क्या होता रहेगा? आराम आराम से गर्म होता रहेगा और उबलता रहेगा। तो जो उसके अंदर जो गति होगी, जल के कणों के अंदर जो गति होगी, वो भी कुछ इस तरीके से होगी। और जब सारा जल गर्म हो जाएगा तो पूरा जल उबलने लग जाएगा। तो यही सेम कंडीशन यहीं पर होती है और इसी गति को क्या बोलते हैं? हम संवहनीय धारा बोलते हैं। इसी गति को क्या बोलते हैं? हम संवहनीय धारा बोलते हैं। तो ध्यान से समझना, जब नीचे, अब ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर ये सरफेस है कोई, और इस सरफेस के ऊपर ये नीचे से कोई चीजें गर्म हो रही है। अब जब ये गर्म हो रही है तो जब इसके अंदर गति होगी तो सिंपल सी बात है, जो ये ऊपर है तो इसके अंदर भी क्या होगी? गति होगी भाई। इसके अंदर भी क्या होगी? गति होगी। जब ये नीचे से मूव करता है, जब मैग्मा मूव करता है, तो जो प्लेटें हैं, प्लेटों के अंदर भी क्या होती है भाई? गति होती है। प्लेटों के अंदर भी क्या होती है? गति होती है। और इसी गति के कारण आपको क्या महसूस होता है? इसी गति के कारण हमें महसूस क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। जो भूकंप के झटके जो महसूस करते हैं वो इसी गति के कारण करते हैं। मान लीजिए आप जल के अंदर जा रहे हो, तालाब जल के अंदर जा रहे हो, आपके पास अपनी क्या, आपकी बोट है। अब जिस तरीके, जहां पे जल की धारा जिस तरफ जा रही है, अब नीचे से क्या करने लग जाए? मैग्मा मूवमेंट कर रहा है तो वो भी उस तरफ जाए, तो आपकी जो नाव है वो भी उस तरफ मूव करेगी? नहीं करेगी। तो सेम कंडीशन यहीं पर भी होती है कि जो नीचे से जब मैग्मा गति करता है तो मैग्मा के ऊपर क्या है? हमारी अर्थ है, हमारा सरफेस है। तो सरफेस भी क्या करेगा? गति करने लग जाता है और इसी गति के कारण क्या बनते हैं? अर्थक्वेक बनते हैं। यहीं से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, यूपीएससी का क्वेश्चन था भाई 2017 का, जीएस का क्वेश्चन था, मेंस का, जीएस पेपर फर्स्ट का, जहां पे इतिहास और भूगोल आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज मेंटल कूलम्ब? व्हाट इज मेंटल कूलम्ब? मेंटल कूलम्ब्स क्या है, ये गति कैसे करते हैं, और इनके अंदर संवहनीय धारा क्या है? संवहनीय धारा क्या है? ये क्वेश्चन था भाई 2017 क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 250 शब्दों में लिखना था इसको कि मेंटल कूलम्ब्स क्या है,
वो गति कैसे करते हैं और संवेदनीय धारा का इनके साथ संबंध क्या है। और वो जो कंप्लीट जो क्वेश्चन है सारा का सारा इसी कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो संवेदनीय धारा आप समझ गए कि संवेदनीय धारा क्या होती है, जिसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। जो लिक्विड और गैस के अंदर जो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन के मेथड से होता है। तो अब इसके बाद हमें क्या समझना है कि जो कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट है, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट है वो हमें समझना है। और इसको हम समझेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय पर्वत कैसे बना है, रॉकी पर्वत कैसे बना है, एंडीज पर्वत कैसे बना है, सबसे यंगेस्ट पर्वत हिमालय की और अरावली सबसे प्राचीन पर्वत ही क्यों है। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं आपके वो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर होंगे। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करवा देता हूं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो दी किसने थी, हैरी हेस ने दी थी। एक्सप्लेन किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। प्लेट शब्द जेटी विल्सन ने दिया था। इस सिद्धांत के अंदर में समझना क्या है कि प्लेटें गति कैसे करती हैं, प्लेटें जो गति करेंगी वो कितने प्रकार से करेंगी, कितने प्रकार की प्लेटें हैं। प्लेटें दो प्रकार की, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट भारी होती है और महाद्वीपीय प्लेट थोड़ी हल्की होती है। प्लेटें तीन प्रकार से गति करती हैं, या तो आपस में टकराएंगी, या दूर हटेंगी, या फिर ऊपर नीचे होंगी। और जब ये गति करती हैं, और गति किस कारण करती है, मैग्मा के कारण क्या करती है, गति करती है। मैग्मा बनता कैसे है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, वो हीट रिलीज करते हैं और हीट से क्या जनरेट होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है। और जब नीचे का मैग्मा मूव करता है तो भी ऊपर की प्लेटें मूव करती हैं और जिनके कारण क्या बनता है, अर्थक्वेक बनता है, जिसके कारण भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। और सारा सारा कंसेप्ट किसके ऊपर टिका हुआ है, संवहनीय धारा के ऊपर पूरा पूरा कंसेप्ट टिका हुआ है। और इसी से क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2017 का मेंस का क्वेश्चन 20 नंबर का, और 250 शब्दों में लिखना था। कल की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि अभी सारी गति क्या होगी, हिमालय पर्वत कैसे बना है, रॉकी पर्वत कैसे बना है, एंडीज पर्वत कैसे बना है। अगर आपको भाई ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स आप कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपकी हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।